Good morning, student. This is Rohit Pandey sir, and now start your new topic, torque on electric dipole. Guys, class in 11th we have already studied about torque. Torque is a cause of rotational motion and it is a couple of force. गाइस क्लास 11th में हमने देखा था कि टॉर्क क्या था, तो रोटेशनल मोशन का जो रीजन होता है वो टॉर्क होता है और एक कपल ऑफ फोर्स होता है। मींस इसमें दो फोर्सेस होते हैं। सिंगल फोर्स टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता। आप जानते हैं ऑलरेडी कि सपोज करिए ये एक पेन है, इस पर अगर हम एक सिंगल फोर्स देते हैं तो गाइस इस पे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर वो सिंगल फोर्स हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो गाइस ये इसका मोशन ऐसे होगा। अगर हमने इस डायरेक्शन में दिया तो ये ऐसे होगा। तो सिंगल फोर्स कभी भी रोटेशनल मोशन क्रिएट नहीं कर सकता। सिंगल फोर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन ही क्रिएट करता है। अब अगर हमने कपल ऑफ फोर्स लिए, एक फोर्स हमने इधर रखा, दूसरा फोर्स हमने इधर रखा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ टॉर्क में क्या था कि टू कपल ऑफ फोर्स एंड बोथ फोर्स एक्ट एंटी पैरेलल। मींस दो फोर्स होने चाहिए और एंटी पैरेलल होने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट होने चाहिए। मींस टॉर्क इज अ कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, इट इज अ कपल ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन अ डिफरेंट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स इज एंटी पैरेलल। ओके गाइस, मींस अगर हम एक फोर्स इधर दे रहे हैं, ये इधर, दूसरा फोर्स इधर, तो गाइस देखिए ये ऐसे क्या हो रहा है, इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है ऐसे। तो गाइस इसी तरह कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को रखने वाले हैं और उस पर क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है इसलिए वहां पर हम लोगों ने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। अगर इस पे रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा होता तो गाइस यहाँ पर टॉर्क डिराइव नहीं करते। कैसे, तो देखिए यहाँ बोर्ड में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं और उसमें से हम लोग टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं। क्लास 11th में आपने देखा था टॉर्क का जो फॉर्मूला था, टाउ इज इक्वल टू क्या था गाइस, तो टाउ इज इक्वल टू था एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। गाइस ध्यान रखिएगा, उन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वही हमने लिया था। तो गाइस यहाँ पर भी आप देखिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं किधर है, जिधर एरो है उधर ही इसकी डायरेक्शन है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर हमने एक डाइपोल को रखा। तो गाइस यहाँ पर अगर ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये इसका सेंटर से इसकी ये डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कितनी थी, 2L थी। तो अगर हम यहाँ पर L और ये L ले लें तो ये टोटल कितनी होगी, 2L। अब आप देखिए इसमें टॉर्क किधर क्रिएट होगा, तो जो प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स होगा, आपने देखा था स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसा रिलेशन होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है, यानी क्यू ई, क्योंकि F इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू ई। तो यहाँ पर ये कुछ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा और जो निगेटिव साइन होता है, यानी निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो कितना होगा, QE कुछ इधर होगा, बट माइनस साइन हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड देखिए ये भी QE और ये भी QE, यानी टू फोर्स बोथ आर इक्वल एक्ट ऑन अ डिफरेंट पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स इज एंटी पैरेलल। गाइस दिख रहा है ना, एंटी पैरेलल है, मींस यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होगा और इसकी वजह से ये डाइपोल किधर मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, तो गाइस कुछ ऐसे घूमेगा, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, यानी ये आपका क्लॉकवाइज घूमेगा डाइपोल। ओके गाइस, तो याद रखिएगा क्योंकि आगे कंडीशन है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर हम लोग कब वेक्टर फॉर्म में जब राइट करना होगा तो हमने क्लॉकवाइज लिया गाइस, तो क्लॉकवाइज ही हमारा डायरेक्शन है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब गाइस इसको हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो टॉर्क में क्या था, बोथ फोर्स में क्या करते थे कि वन ऑफ इट्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ इट्स टू फोर्स, उन दोनों फोर्स में किसी एक का मैग्नीट्यूड यानी टाउ इज इक्वल टू, तो किसी एक का मैग्नीट्यूड यानी क्या हो गया, QE, यानी टाउ इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला पहले राइट कर दें, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ इज इक्वल टू F कितना है, तो Q इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस देखिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स की ये लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है और ये इस फोर्स की लाइन ऑफ साइट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों की, ये वाली होगी ऐसे। तो गाइस हम कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ऐसे फाइंड आउट, इसको आगे इधर कर लें और इसको नीचे लेकर आ जाएं, तो ये डिस्टेंस इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब गाइस ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करने एकदम सिंपल सा तरीका लेते हैं, ये क्योंकि हमें मालूम है 2L, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर 2L को आप रिजॉल्व करें, देखिए ये 2L है,
ये अगर एंगल थीटा प्लेस करेगा तो ये वाला क्या होगा 12 cos थीटा, 12 cos थीटा, और जो ये कंपोनेंट होगा ये वाला क्या होगा, तो ये होगा 12 sin थीटा। ओके गाइस, तो आप देखिए ये 12 cos थीटा, ये 12 sin थीटा, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी 12 sin थीटा। ओके गाइस, ये क्लियर हो गया। तो हमने इस 12 को देखिए हमने रिजॉल्व कर लिया, इस 12 को आपने देखिए रिजॉल्व कर लिया, 12 cos थीटा 12 sin थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्लियर हो गई, क्या होगा, तो 2l sin थीटा। ओके गाइस, तो अब इसको थोड़ा और आगे से राइट कर लें, तो 2lqe sin थीटा। गाइस देखिए 2lq क्या था, तो डाइपोल स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू क्या थी 2lq, डाइपोल मोमेंट, यानी टाउ इज इक्वल टू Pe sin थीटा। ओके गाइस, ये हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपका डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। अब गाइस इसका वेक्टर फॉर्म भी हमें राइट करना होगा, तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए टॉर्क हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर यानी Pe sin थीटा है, तो sin थीटा यानी वेक्टर क्वांटिटी हम लोग P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर राइट करते हैं, या E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो गाइस ये चीज सोचने की ऐसी है कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा तो ये होगा AB sin थीटा, और अगर कहीं B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होगा तो ये होगा BA sin थीटा, या इसको दोनों को एक दूसरे से राइट कर सकते हैं, यानी इसको BA sin थीटा भी राइट कर सकते हैं और AB sin थीटा, ये BA sin थीटा यानी AB sin थीटा, दोनों को राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अलग है ये भी अलग, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये डाइपोल ये रखा हुआ है, इसमें डाइपोल स्ट्रेंथ मींस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, निगेटिव टू किधर होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी जो P की डायरेक्शन होगी वो यहां से यहां होगी, ये डायरेक्शन P की है। ओके गाइस, ये डायरेक्शन किसकी है, P की है। तो यहां पर आप देखिए ये डायरेक्शन किसकी है, तो ये डायरेक्शन P की है, और E की डायरेक्शन इधर है। तो ये देखिए क्योंकि डाइपोल हमारा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था ना क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि ये इधर फोर्स ये इधर फोर्स, तो ये ऐसे घूमेगा, मींस ये डाइपोल ऐसे। तो गाइस देखिए अब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। ओके गाइस, राइट हैंड स्क्रू रूल हमारा क्या कहता है, तो इसको यहाँ पर रखिए स्क्रू को, और P यानी अगर आप चाहें तो इसको कैसे राइट सकते हैं, P क्रॉस E ऐसे भी राइट करेंगे, या E क्रॉस P, दो में से कोई एक राइट होगा। तो हम देख लेते हैं क्या राइट होगा। तो चूंकि हमें क्लॉकवाइज घुमाना है तो E क्रॉस P पहले देखते हैं, तो E क्रॉस P, E क्रॉस P इधर जा रहा है, या ऐसे देखें ये E क्रॉस P ऐसे घुमाते हैं, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, E क्रॉस P एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक। और ये अगर हम P क्रॉस E करें यानी P से E की तरफ जाते हैं ये ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और हमारा जो डाइपोल है वो भी क्लॉकवाइज है, ये इधर फोर्स ये इधर फोर्स, तो ये गाइस ऐसे घूमने वाला है, ऐसे घूमने वाला है, ऐसे घूमने वाला है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज, यानी देखा जाए तो हमारा यही फॉर्मूला राइट होगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा कभी E क्रॉस P नहीं आप राइट करेंगे, जो डाइपोल चूंकि मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी और जो E की डायरेक्शन होगी उनके बीच में जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होता है। अगर मे भी कोई केस आपको मिल जाता है तो वहां पर आप ऐसे इसको डिफाइन कर लेंगे। ओके गाइस, अब आते हैं इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसको राइट देख लेते हैं। उनकी कंडीशंस में देखिए, और ये जो थीटा है गाइस, ये P और E के बीच का एंगल, ये भी आपने देखा थीटा क्या था, P और E के बीच का एंगल था। अब गाइस ये अगर P और E दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 0 हो, मींस जो P है वो भी इसी डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में हो, तो गाइस कैसे होंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। तो जब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मींस सेम डायरेक्शन में होंगे, मींस क्या मतलब सेम डायरेक्शन, 0 का मींस क्या हुआ सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो टाउ इज इक्वल टू Pe साइन 0, साइन 0 0 होता है गाइस, तो यहाँ पर 0 यानी नो टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं। अच्छा गाइस एक चीज और बतानी भूल गई, अगर आप देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को रखते हैं तो उसमें नेट फोर्स क्या होता है, एफ नेट। एफ नेट कैसा होगा, तो एफ नेट हमेशा 0 होगा गाइस, क्यों,
क्योंकि एक फोर्स इधर लगेगा QE, एक फोर्स इधर लगेगा क्या QE, तो दोनों फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन लगेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बट नेट टॉर्क, जो नेट टॉर्क होगा वो जीरो ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा गाइस। अभी तो आपको मिल गया, अगला केस देख लेते हैं, इसको रफ कर दें। नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा बट नेट टॉर्क ऑलवेज जीरो नहीं होगा। अब अगर P की डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दें और E की डायरेक्शन ऐसे ही रहने दें, यानी जो थीटा बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री, यानी दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं, यानी परपेंडिकुलर मतलब P और E के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो गाइस जब टॉर्क देखेंगे तो कितना होगा, तो PE साइन 90, साइन 91 होता है, यानी टाउ की वैल्यू क्या हो गई, तो PE, यानी गाइस साइन 90 है, साइन की 90 में ही वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी टॉर्क भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पर जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो वो दोनों मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, इसी तरह 180 में आप कंडीशन देख सकते हैं, इसी तरह उसके आगे और 270 ले लीजिएगा, 360, तो जो भी वैल्यूज आएंगी साइन कॉस की, सॉरी साइन की, वही वैल्यू से आप उसकी टॉर्क की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस एक चीज और देख लेते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको कहां पर मिलेगा। सपोज करिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल जो है हमारा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू इस तरह है, तो अभी जो एंगल बन रहा है वो कितना है, जीरो है। और सपोज करिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह से है और जो डाइपोल है वो थोड़ा चेंज कर दिया, ये आपका कितना हो गया, तो प्लस क्यू इधर कर दें और ये माइनस क्यू इधर। तो गाइस यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो 180, क्योंकि देखिए प्लस क्यू पहले इधर था फील्ड की डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो था, अभी इसको उठाकर इधर कर दिया, यानी प्लस क्यू इधर आ गया, तो एंगल 180। तो गाइस देखिए टाउ इज इक्वल टू PE साइन जीरो, और यहाँ पर देखिए टाउ इक्वल टू PE साइन 180। ओके गाइस, तो यहाँ टाउ इक्वल टू साइन जीरो जीरो होगा और टाउ साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 होता है जीरो। ओके गाइस, तो यहाँ देखिए दोनों में क्या है, ये जीरो है, मीन्स ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में इधर उधर नहीं होगा और ना ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये गाइस स्टेबल है और ये आपका अनस्टेबल। ओके गाइस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन वो सेम है, और ये इधर, यानी ये इधर फोर्स, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। ना ही इधर, अगर ये इधर जाएगा तो इसको रिस्टोर कर लेगा, इधर जाएगा तो इसको रिस्टोर कर लेगा। इसी तरह अगर गाइस इस पर देखें तो ये थोड़ा सोचने ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स कैसा है, फोर्स की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी है, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है, वो फोर्स किधर है गाइस, तो फोर्स इधर है। तो अब आप देखिए ये दोनों क्या है, दोनों को लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही है ना गाइस, ये दोनों एक दूसरे को अगर टग ऑफ वार करेंगे तो यहीं पर ही रह जाएंगे, इसलिए। लेकिन गाइस जरा सा अगर डिस्प्लेस कर देंगे तो तुरंत निकल जाएंगे, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मीन जरा सा भी अगर आप इसमें स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। अब गाइस कुछ एक क्वेश्चन को लेकर ले ले, क्वेश्चन में अगर आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे टफ क्वेश्चन में आते हैं। अब आप देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये आपको गिवन है कितनी है, तो अगर E की वैल्यू आपको 0.3 ऐसा कुछ गिवन हो न्यूटन पर कूलॉम, और ये जो डाइपोल है इस पर जो चार्जेस हैं ये 2q प्लस में और ये माइनस 2q ऐसे, और इसकी जो लेंथ है L आपको गिवन है 0.2, और आपसे इसमें कह रहा है इस पे टॉर्क आप बताइए, और ये जो एंगल है ये कितना आपको गिवन है, तो एंगल आपका ले लीजिए इसमें अगर सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब आप इसको सॉल्व करिए तो टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, यानी P क्या होता है, तो 2LQ E साइन थीटा कितना है, तो गाइस 30 डिग्री। तो अब आज इसको सॉल्व करिए तो देखिए 2 इंटू एल की वैल्यू 0.2, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, ई कितना है तो 0.3 और साइन 30 कितना है तो 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 0.06 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 16 6 96
और 1230/0 इंटू 10⁻⁻19, यानी ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻20 यानी -21। ये आपका टॉर्क होगा। ओके गाइस, इसकी यूनिट आप बना सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, तो पीई पीई क्या था, तो गाइस ये देखिए टाउ इक्वल टू पीई ऐसा होता था। तो ये था आपका ई क्या था, तो न्यूटन पर कूलॉम, और पी क्या था तो 2L/Q यानी मीटर इंटू कूलॉम। ओके गाइस, तो ये आप इस तरह इसकी 2L/Q ये हो गया मीटर कूलॉम, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टाउ हो गया आपका न्यूटन मीटर। ओके गाइस, तो ये आप यूनिट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा कुछ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हम राइट कर लेते हैं √2 न्यूटन पर कूलॉम, और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे। ओके गाइस, और यहाँ पर आपसे कह रहा है इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन आपको बताना है। गाइस क्वेश्चन में कह रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन आपको बताना है, और ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये गाइस कितना है, तो ये 45 डिग्री पर। अब आपसे कह रहा है, तो गाइस सिंपली है, ये चार्जेस आपको गिवन है Q, और ये Q माइनस और ये प्लस। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं टाउ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ओके गाइस, अब आप देखिए टाउ एंगुलर एक्सीलरेशन है, आप रोटेशनल मोशन में टाउ इक्वल्स टू एक चीज आपने देखा था वहां पर टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, तो वहां से तो हम ये टाउ की वैल्यू इजीली ले लेंगे। क्या होगा, तो यहाँ होगा आई अल्फा इज इक्वल टू पी, पी क्या है तो 2L/Q इंटू ई आपको गिवन है कितना है तो √2 है, और इंटू साइन ये 45। ओके गाइस, साइन 45 ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ आई आपको फाइंड आउट करना है, तो ये चार्ज है, चार्ज का कुछ मास भी होगा तो मास दोनों में सेम होगा। तो चूंकि ये L और ये L होती है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2²। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको लेना है, तो ये m और r यानी कितना हो गया ml² प्लस ml², यानी I आपका हो गया 2ml²। ओके गाइस, इस तरह आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर रखिए 2ml² इंटू अल्फा इज इक्वल टू 2L/Q इंटू √2, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, √2 से √2 गया, 2 से ये 2 गया, 1L से ये 1L गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको Q/m इंटू L। ओके गाइस, इस तरह आप इसमें वैल्यू, अगर आपको मास लेंथ और चार्जेस के बारे में आपको कहीं कोई भी जानकारी दे और उसके बाद आपसे आंसर पूछे तो इनमें रख करके आप आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग देखिए, नोट कर लिया गाइस, नोट कर लिया। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है आपको कि यही ऐसे ही कुछ डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आपको इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो गाइस देखिए, इसको थोड़ा एसएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर आप देखिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है। ओके गाइस, यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, और वो डाइपोल कुछ ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसे, ये -Q ये +Q। और गाइस इसमें कह रहा है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी। अगर इसको स्लाइटली, चूंकि देखिए यहाँ पर फोर्स और फील्ड दोनों सेम होंगे, यहाँ फील्ड और फोर्स अपोजिट होंगे, तो यानी ये दोनों फोर्स यानी ये अभी क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है गाइस, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है जब थीटा आपका 0 बनता है, कब P एंड E के बीच में। ओके गाइस, अब आप देखिए यहाँ पर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। मान सपोज करिए इसको हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया ऐसे थीटा, तो जब आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा, क्योंकि जैसे इसको क्या करेंगे, टॉर्क क्या करता है, इसको रोटेशनल मोशन कराएगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और फील्ड भी इस डायरेक्शन में, यानी फील्ड और फोर्स के बीच में अगर एंगल कुछ बनेगा तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर अलाइन करेगा, मींस इस फोर्स को इधर अलाइन कर देगा, तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है। रिस्टोरिंग फोर्स तो कहेंगे क्योंकि रोटेशनल मोशन है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा ही होगा। लेकिन ये थीटा कैसे होगा, जब आप डिस्प्लेसमेंट इधर करेंगे तो वो टॉर्क इधर लगने वाला है, टॉर्क इसको इधर लेकर आएगा, यानी टॉर्क जो रिस्टोरिंग टॉर्क है गाइस, इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग
टॉर्क जो है गाइस वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर थीटा क्या हो, वेरी स्मॉल हो, हमने बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, वेरी स्मॉल है अगर, तो गाइस क्या करेंगे, थीटा साइन थीटा टेंस टू हम लोग थीटा कर लेंगे, यानी जो टाउ इज इक्वल हो जाएगा माइनस पी ई थीटा, ऐसा। अच्छा गाइस, जो एसएचएम की जो कंडीशन होती है वहां पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, इसी तरह यहाँ रोटेशनल एक्सेलरेशन में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, तो ये तो बन रहा है। अच्छा, एक चीज और होता है, वहां पर एक्सेलरेशन जो था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं टाउ की वैल्यू क्या होगी, तो गाइस टाउ की वैल्यू आई अल्फा, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा है माइनस पी ई इंटू थीटा, अल्फा की वैल्यू रखिए तो क्या होगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये इंटू में है, इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू थीटा। तो ये देखिए माइनस से माइनस जाएगा, थीटा से थीटा गया, तो ये आप देखिए ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, तो पी ई डिवाइडेड बाई आई, यानी यहां से आपने ओमेगा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, आई अपॉन पी ई। ओके गाइस, अब ओमेगा आपको मिल गया तो फ्रीक्वेंसी आराम से पहुंच जाएंगे। पहले तो टाइम पीरियड फाइंड आउट के लिए तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई, यानी ओमेगा रखेंगे तो यानी पी ऊपर जाएगा अपॉन आई, ऐसे हो गया। मींस अगर टाइम पीरियड आपसे पूछ लेता है गाइस तो अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई, ये आपका टाइम पीरियड होगा। बट इन केस वो चूंकि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टी होता है, तो गाइस तो 1 अपॉन टी का मतलब 1 अपॉन नीचे 2 पाई अंडर रूट पी ई बाई आई, यानी ये ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। तो गाइस इस तरह आपने इसका फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लिया है। गाइस अगर देखें तो एक स्लाइटली सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर को पी अपॉन आई है और यहाँ पर हमने उल्टा कर लिया, तो गाइस इसको थोड़ा चेंज कर लो, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे, तो ओमेगा इसको यहीं से ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलने वाला है अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई। ओके गाइस, ये ओमेगा आपको मिल गया। यहाँ से आप टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा मीन्स 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी ई बाई आई, मीन्स टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। ये आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो गाइस एफ यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ओके गाइस, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट पीई डिवाइडेड बाई आई। गाइस स्लाइटली चेंज था, थोड़ा सा देख लेते, इस तरह आप इसको ऐसे कर सकते हैं। गाइस ये अभी आपने टॉर्क ऑन डाइपोल देखा, इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और गाइस इसका जो डेरिवेशन था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफी एग्जाम में आपको मिलता है, और कुछ कंपटीशन के भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और इसके बाद आप इसकी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो सॉल्व करिएगा। लास्ट में गाइस हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन अभी लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी जैसे ये टॉपिक क्लियर होते हैं तो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक गाइस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए और न्यूमेरिकल जरूर